वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 19 अगस्त। 19 अगस्त के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के लिए अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए हमारे नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल करो और अपनी पीडीएफ की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हो। बाकी हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप्स भी चल रहे हैं ऑलरेडी। इसमें क्या है कि आप लोग आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हो और जो भी डेली अपडेट्स आती है ना, वो सारी डेली अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, जिसमें सबसे पहला है कावेरी का वाटर शेयरिंग, जो बहुत पुराना डिस्प्यूट चलता आ रहा है कि कावेरी का जो जल है उसको बंटवारा के ऊपर। फिर उसके बाद आता है जो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने स्पीच दी है। फिर यूरिया फर्टिलाइजर, विश्वकर्मा योजना, ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम और हिरॉन मार्क 2 के ड्रोन्स। फिर इसमें फर्स्ट आता है भाई कावेरी रिवर के ऊपर। देखो, अभी आपको पता है कि कावेरी नदी के ऊपर बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा है कावेरी की वाटर शेयरिंग के ऊपर। तो अब ये इशू दोबारा से निकल के आया है, इसलिए ये हम आर्टिकल अभी पढ़ रहे हैं। अब जो कावेरी नदी है ना, पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है। तमिलनाडु की सरकार भाई ये कह रही है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो वापस से हस्तक्षेप करे इसमें, और यहाँ पर जो भी 24,000 कक्कस का वाटर यहाँ पर रिलीज करना है, वो कर्नाटका हाथों हाथ इमिडिएटली उसको रिलीज करने का प्रोविजन दे। ठीक है, तो ये बोला है। तमिलनाडु की सरकार ने ये भी कर्नाटका को बोला है कि 36.76 बिलियन मिलियन क्यूबिक फीट जो है, वो जो फाइनल वर्डिक्ट आया था उसके हिसाब से अब तक आना चाहिए था, वो आया नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम उन्होंने बोला है। बेसिकली असल में था क्या कि कावेरी जो नदी है, ये कावेरी नदी निकलती है कर्नाटका से। कर्नाटका में एक जगह है तला कावेरी, वहां से निकलती है। तो होते हुए कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के बीच में से निकलते हुए जाती है, इसकी और भी रिवर्स आती है। तो ये सब जो नदियां हैं ये आपस में बहुत समय समय से डिस्प्यूट का कारण बनी हुई है। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बिठाई थी जिसका नाम है कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण। ये बिठाया गया था 2007 में, और इसने जो है फाइनली अपना वर्डिक्ट जो दिया है वो फरवरी 2018 में दिया है फाइनल। अब यहाँ पर ये है, इन्होंने ये बोला था कि भाई कर्नाटका को 177.25 मिलियन क्यूबिक वाटर जो है वो तमिलनाडु को देना होगा जून से मई के समय में, जून से सितंबर तक भी देना होगा। वो सब पूरा जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया था। ठीक है, कि भाई इस तरीके से चलेगा चारों स्टेट्स के बीच में। तो इसके ऊपर प्रॉपर सब कुछ सही रहे, इसके लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, इसकी मीटिंग्स रखी गई ताकि एक प्रॉपर सॉल्यूशन इसके लिए निकला रहे हमेशा की, कि कौन कौन है क्या क्या है, एक सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये डिस्प्यूट निकल के आया कि भाई ये जो पानी होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी आप इरिगेशन करते हो, वाटर पानी पीना, इन सब चीजों के लिए। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि भाई एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि कावेरी नदी के ऊपर बहुत सारे हमारे फार्मर्स डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ ये सभी लोग वहां पर जो है वाटर की अवेलेबिलिटी होगी और वाटर में प्रॉपर नहीं होगा, फ्लक्चुएशन होगी, मतलब अभी है नहीं है, ऐसा वाला हिसाब किताब होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी और इसकी वजह से क्रॉप फेलियर, फसल की विफलता देखने को मिलेगी। फार्मर की इनकम कम होगी, जबकि हम इसको बढ़ाने की बात करते हैं हमेशा। अनप्रेडिक्टेबल प्लानिंग चलेगी, अप्रत्याशित योजनाएं चलेंगी, बिकॉज योजना में जो पानी की उपलब्धता चाहिए होती है वो हमेशा पूरी नहीं हो पाएगी, इकोनॉमिक लॉसेस होगा, वाटर की स्कार्सिटी रहेगी और पीने के पानी की भी इवन कमी रहने वाली है। और साथ ही साथ पानी की कमी से हाइजीन के, हेल्थ के सारे इश्यूज होते हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। शहरीकरण की चुनौतियां बढ़ती है, राजनीतिक तनाव बढ़ते जाते हैं, ये सब पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। तो पानी की कमी की होने की वजह से ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। इंटरस्टेट रिलेशंस यहाँ पे हार्म होंगे दो स्टेट्स के बीच में। दो स्टेट्स के बीच में यहाँ पर जो रिलेशंस होते हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे।
पब्लिक आउटक्राई, जनता का आक्रोश यहाँ देखने को मिलेगा, प्रोटेस्ट होंगे, वायलेंस होंगे, लीगली बैटल्स होनी शुरू हो जाएंगी। वही देखो ना, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया, ऐसे करते करते काफी सारी लीगल बैटल और देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर ट्रिब्यूनल का सेटअप किया गया है, वो मैंने आपको बता दिया है। ट्रिब्यूनल का सेटअप किया था, वो सेटअप जो है ये 1990 में किया गया था इस एक्ट के तहत, कि कावेरी रिवर का जो वाटर है वो इन 4 स्टेट्स के बीच में डिवाइड करना है। इन 4 स्टेट्स के बीच में किसको कितना मिलियन क्यूबिक मिलेगा, और फिर वो सारा कुछ एविडेंसेस और उसका पूरा स्रोत और हर एक चीज के ऊपर जांच करने के बाद वर्डिक्ट निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने। अब अच्छा ये बता दूं मैं आपको, ऐसे सब चीजों को सॉल्व करने के लिए ना एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। वो ट्रिब्यूनल आगे सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस तक अपनी बात पहुंचाती है, और सुप्रीम कोर्ट उसको बताता है, और वो जो डिसीजन होता है ये बाइंडिंग होता है, सबको मानना पड़ता है, फाइनल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस डिसीजन में कुछ और बात हो जाएगी, डिसीजन फाइनल होगा। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिए थे कि इस तरीके से स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल रखना पड़ेगा, रिजोल्यूशन सही रखना पड़ेगा, वाटर की स्कार्सिटी को रोकना पड़ेगा, कमी को रोकना पड़ेगा, और आपातकालीन स्थिति भी कभी आ जाती है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम हमको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ है ये कावेरी रिवर, ये देखिए भाई, ये है कावेरी नदी, ये रही कर्नाटका के तला कावेरी से निकलती है। तला कावेरी कहाँ पे है भाई, कौन सी हिल्स के पास है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी एक हिल्स का नाम है, वहां पे है। और ये ब्रह्मगिरी हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है कूर्ग, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में। फिर वहां से होते होते पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल का भी काफी सारी इसकी रिवर्स मिलती है ना इसको आगे, ट्रिब्यूटरी सहकारी नदियां, तो वो भी इसमें आएंगी, मिला जुला के सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये सारी रिवर्स का जो शेयरिंग है वो यहाँ पर है वाटर्स का। मैक्सिमम तो देखो यही है कि मैक्सिमम तमिलनाडु को मिला है, फिर कर्नाटका को मिला है, फिर पुडुचेरी, फिर केरल, और फिर पुडुचेरी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला आता है भाई, अभी जो हाल फिलहाल में इंडिपेंडेंस डे हमारा गया है 15 अगस्त को, तो उस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने स्पीच में क्या इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया है, या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को एक बार हाईलाइट रूप में पढ़नी है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले तो भाई उन्होंने यही बोला कि हम लोगों ने कितने इतने सालों में कितना कितना चीजों को यहाँ पर बेटर किया है, वो पूरा एक ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर आगे आने वाले 1000 सालों में जो है हम लोग किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को और बढ़िया रूप में लेकर के आने वाले हैं। आगे आने वाले समय में आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे, 2026 तक हम किस तरीके से डेवलप करेंगे, टॉप 3 में अब आने की कोशिश करेंगे। अभी हम टॉप 5 में हैं, टॉप 3 में आएंगे, और उसके बाद फिर 2047 तक आते आते एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बोला कि इंडिया की स्ट्रेंथ होती है कि वो डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी के ऊपर ध्यान दे रही है। इंडिया की विविधता ही सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती है, लोकतंत्र ही इसकी आत्मा है, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। और इंडिया की जो जनसांख्यिकी है सबसे बड़ी संपत्ति है, युवाओं और देश को बदलने की जो है क्षमता हमारे युवा रखते हैं। जितने भी इश्यूज हैं, चाहे भ्रष्टाचार है, हिंसा है, आतंकवाद है, तुष्टीकरण है, वंशवाद है, इन सबको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, इनसे लड़ने की हमारी कैसी क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना को शुरुआत करने की बात करी है। विश्वकर्मा योजना, उन्होंने बोला है कि भाई जो महिलाएं हैं उनको हमें सबसे ज्यादा जो है आर्म्ड फोर्सेस में बढ़ावा देने की जरूरत है। आर्म्ड फोर्सेस में कैसे इंकलकेट कर सकते हैं, कैसे इंक्लूड कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस में उनको, उसके ऊपर भी इन्होंने काफी सारी बातें कही। ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस में अगर चाहें तो विमेन को अकेडमीज में ज्वाइन करवा के या किसी भी तरीके से ज्वाइन करवा के हम उसमें इसको इनको बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि भाई जब कोविड आया था तो 150 कंट्रीज को हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल हो गया या डिजास्टर के लिए हो गया, उन सब में खूब मदद करी है। और आईएसए में भी हम लोगों ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी हम लोगों ने खूब इनिशिएटिव्स लेकर के इसमें जो है लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है और सोलर एनर्जी को प्रमोट किया है। आईएसए इंडिया की शुरुआत थी 2015 की पेरिस अग्रीमेंट के बाद, इसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। और साथ ही साथ एक्सटर्नल थ्रेट्स जो भी आते हैं बाहर की कंट्रीज से,
गवर्नमेंट ने यहाँ पर बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना, जीएसटी को लेकर के आना, ट्रिपल तलाक को हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक्स करना, ये सब कुछ यहाँ पर किया गया है। गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत भारत आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, ये सब चीजें स्टार्ट करी है ताकि हम लोग सड़क और बाकी सब चीजों पर ध्यान दे सकें, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो। एमएसपी के ऊपर ध्यान दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार को डेवलप करने की बात की गई है। तो ये है बेसिक इस बार की पूरी हाइलाइट्स जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार की स्पीच में दी है। मैं ये नहीं कह रही इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या बातें उन्होंने बोली है। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये आपको दिमाग में रखना है कि इस तरीके से इन्होंने जो जो बातें कही हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। सिर्फ बातें जो इम्पोर्टेंट कही है ना वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। ओके, इससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे बट आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए करंट अफेयर्स में। अगला आता है भाई यूरिया फर्टिलाइजर। अब हम यूरिया को फर्टिलाइजर के रूप में और कैसे बेहतर रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जरूरत क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी यूरिया गोल्ड, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाया है यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, यूरिया गोल्ड जिसमें नाइट्रोजन सल्फर का मिक्स करके बना देते हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत फायदा होता है, जिसमें नाइट्रोजन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले से ज्यादा बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेस फर्टिलाइजर्स यूज करके भी बेटर बना सकते हैं। तो ये यूरिया गोल्ड है, और इसकी जो है ग्रीननेस काफी लंबे समय तक रहती है, इसकी क्वालिटी भी ज्यादा बेटर है, और इसके अंदर ऑयल, स्ट्रेस, ये सब चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी वाइज अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ इनकम भी बढ़ेगी। अब देखो, बेटर आउटपुट मिलेगा तो पर हेक्टेयर जो फार्मर्स का प्रॉफिट है वो 5,000 से 10,000 रुपए तक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप्स वही लिए हैं कि भाई पहले तो नीम कोटेड यूरिया भी आया था, जिसमें एक ऐसा यूरिया होगा जिसके अंदर नीम ऑयल या नीम केक से उसको बनाया जाएगा, जिससे हमारा नाइट्रोजन जो हमारा हवा में चला जाता है या डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है या पानी के साथ बह जाता है लीचिंग के तरीके से, उसको रोका जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है डोमेस्टिक यूरिया में कंपलसरी कर दिया, 100% यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया ही आप इस्तेमाल करोगे। फर्टिलाइजर्स का सबसे अच्छी बात है कि भाई अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो उसका, सॉइल को देखते हुए कि सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो बहुत आसानी से हमारे फर्टिलाइजर्स हमारे सॉइल में घुल मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इससे हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सॉइल हेल्थ रहती है, सॉइल की जो एक होती है ना एक क्षमता, वो बहुत अच्छी रहती है। और सरकार ने वैसे इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी लॉन्च की है, जिसके तहत हम ये पता लगा सकते हैं कि सॉइल की इस समय हेल्थ कैसी है, एवरेज है, मॉडरेट है, पुअर है, ये सब चीजें भी हम आसानी से जान सकते हैं उसी के माध्यम से। फिर सब्सिडीज भी दी हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिक्किम ने स्टार्ट करी, गोवा ने स्टार्ट करी, लक्षद्वीप ने स्टार्ट करी। पहली स्टेट पूछेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने वाली, तो वो है सिक्किम। दूसरी पूछेगा तो आंसर होगा लक्षद्वीप। अगर यूनियन टेरिटरी पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको लक्षद्वीप लगाना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ क्या होता है, जैविक कृषि। जैविक कृषि का सीधा अर्थ होता है कि इसमें हम इस तरीके से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, हम उसमें जो आर्टिफिशियल होता है ना उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम नेचुरल जो चीजें होती हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे एनवायरनमेंट की क्वालिटी खराब ना हो। क्योंकि नेचुरल और केमिकल लगाने से आपको पता है कि क्या नुकसान होता है। जैसे हम लोग बालों में अपने केमिकल्स वगैरह को लगाते हैं तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है ना। हमारे जो हेयर होते हैं वो नेचुरली अपने आप ही जो सही होते हैं वही सही रहते हैं, पर इसके अंदर अगर हम इस तरीके से चीजें करेंगे तो हमारा नेचुरली जो हेयर होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं केमिकल्स को लगा के, हेयर फॉल हो जाएगा, डैंड्रफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मिट्टी में भी फर्टिलाइजर एक हद तक सही इस्तेमाल करो, लेकिन अब इतना ज्यादा अगर उसमें केमिकल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है क्या होना शुरू हो जाएगा, मिट्टी की जो हेल्थ है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली वो मिट्टी उपजाऊ आगे चल के नहीं रह पाएगी। तो इसी के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च करी थी, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इस नामों से। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स को इसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, फार्मर्स को ये नहीं पता कि नीम कोटेड यूरिया के हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे। कई बार क्या होता है कि उसका ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं या कई बार उसका कम इस्तेमाल करते हैं। तो होता यह है कि थोड़ा इसको बैलेंस करके इस्तेमाल करना जरूरी है। सॉइल की टेस्टिंग जैसी चीजें जो है सरकार ने तो शुरू कर दी कि सॉइल हेल्थ कार्ड करेंगे, पर फार्मर्स को तो जानकारी नहीं है ना इस चीज की। तो फार्मर्स के लिए जानकारी करने का सबसे बड़ा तरीका है फील्ड पे जाना।
जितने भी ये जो स्कूल्स होते हैं ना, सॉइल वाले या एग्रीकल्चर रिसर्च वाले, उनमें जो बच्चे होते हैं, उनको सॉइल से, उनको जो है डायरेक्टली फार्मर्स के पास भेजना चाहिए बातचीत करने के लिए। सीधा बताना चाहिए कि भाई इसके फायदे क्या है, क्या चीज है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहिए पूरा, यहाँ पर एक एक वो दिखाना चाहिए प्रदर्शन करके कि भाई ऐसे होता। तो ये सब बहुत जरूरी है। अवेयरनेस कमी है, अवेयरनेस की ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स जो है, सामान की पहुंचावट जो होती है ना, कि भाई रेलवेज पे हो गया, अब रेलवे से लोगों के पास भी तो पहुंचाना है, गोदामों से पहुंचाना है, तो गोदामों से ट्रकों की संख्या बढ़ाने की और जरूरत है। और हम लोग बाहर से कम इस्तेमाल करें, मतलब बाहर से हम लोग कम मंगवाए। जैसे कोविड के समय हुआ भी था, कोयले की कमी हो गई थी, कोल क्राइसिस आ गया था। तो वो सब जो चीजें हैं उसको रोकने के जो है स्टेप्स लेनी चाहिए। बाहर से इंपोर्ट कराने पे कम ध्यान दे करके एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो भाई नए नए यूरिया को अब डेवलप किया जा रहा है, पहले नीम कोटेड यूरिया, अब यूरिया गोल्ड करके आ रहा है। तो नए नए तरीके के यूरिया आएंगे जिससे हम नाइट्रोजन के लॉस को कम कर सकते हैं। नाइट्रोजन जितना कम से कम लॉस होगा, उतना ज्यादा सॉइल बेटर होती जाएगी। नाइट्रोजन के लॉसेस को कम करने की स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, और क्रॉप को उगाने की और पूरा स्टेप लेने की जो यील्ड होती है, आउटपुट जो होता है, वो बढ़ाना दिया जा रहा है। ठीक है, तो सब्सिडी भी उसमें ज्यादा देनी जो है वो सरकार कोशिश कर ही रही है, सब्सिडी का पूरा रेजाइम चेंज करे जा रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये पूरा एक यूरिया का भी प्रोजेक्ट याद रखिएगा। अगली भाई, अभी यहाँ पर विश्वकर्मा स्कीम, विश्वकर्मा स्कीम जो है ऑलरेडी बजट में आई थी, और इस बार जो है इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे मोदी जी ने विश्वकर्मा स्पीच के बारे में भी बात करी थी, तो मैं आपको याद दिला दी थी विश्वकर्मा स्पीच है क्या। तो देखिए, विश्वकर्मा स्पीच जो है यहाँ पर वो आर्टिस्ट लोगों के लिए है। आर्टिस्ट लोग जो है यहाँ पर 13,000 करोड़ से उनको 15,000 करोड़ तक रुपए जो है दिए जाएंगे। विश्वकर्मा जयंती September 17 को जो आती है, जिसके अंदर हम लोग आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए स्टेप्स को यहाँ पर करेंगे। तो आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए पूरा स्टेप है ये वाला, जिसमें उनकी लाइफ को, क्योंकि आर्टिस्ट को उतनी पहचान नहीं मिलती है जब तक उनका बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग ना हो। तो उसके लिए जो है आर्टिस्ट को कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, रिकॉग्निशन, उनके जो लो इनकम है उसको कैसे बेटर करके उनको प्रोडक्ट्स अच्छे दे सकते हैं, ट्रेनिंग और स्किल्स मैनेजमेंट कैसे अच्छा कर सकते हैं, और वो भी आगे अपनी स्किल्स और कैसे लोगों में बांट सकते हैं, उन सब के लिए है। यूपी में तो स्पेशली हैंडलूम प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि यूपी में हैंडलूम का बहुत बड़ा एक क्रेज है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, लाइवलीहुड मिशन, इन सबको मिला करके ये पूरा एक जो है वो इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट में किया जाएगा। तो विश्वकर्मा योजना, वैसे मैंने पहले इसको कवर किया हुआ है बजट के पॉइंट्स में, वहां नहीं सुना है तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कितना अमाउंट है इसके लिए और ये किसके लिए स्टार्ट की गई है, इंपॉर्टेंट है विश्वकर्मा योजना। सारे आर्टिस्ट, बैकवर्ड क्लासेस को ज्यादा ध्यान में रखते हुए जितने भी क्राफ्ट्स लोग हैं, स्किल्स वाले लोग हैं, उनको बेटर करने के लिए पूरी स्कीम को स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर लेदर, मेटल, वुड, क्ले, बैम्बू, धातु, लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा, मिट्टी, बर्तन, बांस, बेत, कागज, कांच, इन सभी से जो कारीगर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, उनको यहाँ पर बेटर किया जाएगा। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर दिए, मोबाइल ऐप बना दी, वर्कशॉप बना दी, सेमिनार्स करवा दिए, ताकि मार्केट की डिमांड पूरी कर सके और इनको स्किल्स भी दिया जाए, और ये भी लोग आगे चल के स्किल प्रोवाइड करें। इनसे उनको भी जो है वो फायदा मिलेगा, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बड़े लेवल पे एक पहचान अच्छे से मिलने की एक बहुत बड़ी चांस है। समझे बात को। तो विश्वकर्मा जो है यहाँ पर वही ये चीज है, बेटर करने के लिए, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कस्टमर बेस बनाने के लिए, कल्चरल हेरिटेज भी इससे हमारा जो है सुरक्षित रहेगा, और इकोनॉमी भी प्रमोट होगी, सोसाइटी भी प्रमोट होगी। तो एक छोटी सी स्कीम है लेकिन है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम। ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम जो है ये हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने स्टार्ट करा है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वो 94.85 करोड़ का बजट रखेंगे इसके लिए, जिसमें ग्राफीन की टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लेकर लेकर के आया जाएगा, ऐसा नहीं कि केवल एक ही होंगे, और रिसर्च सेंटर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। पढ़िए इसका थर्ड पॉइंट। कोची मेकर्स विलेज जो है वहां पर इसको स्टार्ट करेंगे। डिजिटल पार्क त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम क्या है, त्रिवंतमपुरम, केरल की कैपिटल। एक अच्छा सा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे स्टार्टअप के लिए, तो ये एक अलग से ग्राफीन के ऊपर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ यही बात है, मेन बात यही है कि ये कहाँ पर है। डिजिटल साइंस पार्क याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक मेकर्स विलेज कोची इंपॉर्टेंट है। ये दो बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन कौन आगे सपोर्ट दे रहा है। ठीक है भाई, ये दो बातें आप पढ़ लीजिएगा।
लास्ट आर्टिकल है इस बार हमारा हिरॉन मार्क के ड्रोन्स। अब ड्रोन्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इंडियन एयरफोर्स में, आप सभी लोग जानते हैं, जो बहुत लंबे मिशन के लिए जा सकते हैं। बेसिकली हिरॉन मार्क 2 ड्रोन्स जो है उनका फायदा क्या होगा, ये लंबे लंबे मिशन के लिए आराम से जा सकते हैं। ये शोकेस जो है कॉन्टिन्यूअसली 36 घंटे तक जा सकते हैं एक साथ, 24/7 इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, और ये भी नजर रख सकते हैं दूसरे टारगेट के ऊपर हमारे। तो ये सर्विलेंस कमांड रखना बहुत आसान है इन ड्रोन्स के ऊपर। इन्हें वार्डन भी कहा जाता है नॉर्थ का, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नजर रखने के लिए बहुत कामयाब है, और बॉर्डर को क्रॉस किए बिना भी आराम से ये नजर रख सकते हैं। तो इनमें काफी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो है 35,000 फीट तक ऊंचाई में ये आराम से घूम सकते हैं, और इनकी जो है ना, जो एक दिखना इनका लाइट वगैरह वो भी इनकी कम दिखती है, ताकि जो दुश्मन है उनको इसके बारे में ज्यादा पता ना चले। ठीक है, लॉन्ग रेंज के वेपन्स भी यहाँ पर आसानी से हो जाते हैं, हार्श कंडीशंस में भी अपना काम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस में भी काम कर सकते हैं। मिसाइल्स और एंटी टैंक वगैरह को भी डिस्ट्रॉय करने की ये ताकत रखते हैं। तो हिरॉन 2 ड्रोन्स याद रखिएगा, इनकी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज जो मैंने आपको बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई आज के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पाइबोट के ऊपर। पाइबोट यहाँ पे कह रहा है कि भाई वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड पायलट है, पायलट जो कि ह्यूमन के रूप में काम करने वाला है, जो कि एक एरोप्लेन की तरह, जैसे ह्यूमन एक पायलट होता है एरोप्लेन को फ्लाई करता है, वैसे ये भी फ्लाई करेगा, और ये सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है जैसे ह्यूमन कर सकता है। कॉकपिट में रहने वाली सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, ह्यूमंस की तरह कम्युनिकेट करेगा, और ये वॉइस वगैरह भी वैसे ही कर सकता है। इसे हम कहते हैं पाइबोट। पाइबोट वर्ल्ड का पहला ह्यूमनाइड एक इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है, अब आपको याद रखना है कि इसमें पूछ रहा है कि ऑप्शंस जो हैं कौन से करेक्ट है। तो उस पे आते हैं, पहले आप इस क्वेश्चन को पूरा समझ लो। तो यहाँ पर ये पाइबोट जो है ह्यूमनाइड रोबोट की तरह है, ये एक तरीके से ह्यूमनॉइड पायलट की तरह है। ठीक है भाई, ये अभी ही न्यूज में था काफी ज्यादा। एआई टॉप गन पाइबोट, पायलट्स को काउंट करने वाला। ठीक है, और इसी का फीमेल वर्जन आएगा तो नाम रखा है जिनॉइड या फेमबॉट, ये नाम रखा गया है। ठीक है, ये एक एरोप्लेन को ह्यूमन से ज्यादा सेफली लैंड करने की क्षमता रखता है। समझ रहे हो, ये इसका बोला गया है। इसकी मेमोरी इतनी लार्ज है कि कोई भी ऐसे टास्क को ये कंप्लीट कर सकता है जो ह्यूमंस नहीं कर सकते। सारे के सारे जो भी प्रॉपर लैंग्वेज में इसको आराम से याद रख सकता है। ठीक है भाई, तो ये सब जो है इसको दिमाग में रखिएगा, पूछा जा सकता है इसके ऊपर भी। बाकी इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी जो बनाई गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, और इसको जो हेड करेंगे वो जनरल काउंसिल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो इस सोसाइटी के मेंबर्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इनका जनरल काउंसिल को बनाएगी, और प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है अलग से प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में जो है इसको बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम मतलब कि संग्रहालय ही कहते हैं उसको। तो ये एक तरीके से लाइब्रेरी की सोसाइटी जो है एस्टैब्लिशमेंट की गई है, ये 3 मूर्ति भवन वहीं पर ही लोकेटेड। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा यहाँ तक सारी स्टेटमेंट्स को। ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज हमने जो इंपॉर्टेंट 6 आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें से जो 2 क्वेश्चन पढ़े हैं वो तो आपको लर्न करने ही है एज इट इज, पर जो हमने ये फर्स्ट वाला स्टार्ट करा था कावेरी रिवर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जितना बताया याद रखिएगा। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। थर्ड इंपॉर्टेंट है, फोर्थ स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम के बारे में जो केरल और कोची का बताया था मैंने आपको, वो इंपॉर्टेंट है। और हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स की विशेषताएं जो है, इसमें क्या क्या खास बात है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इतना अपने दिमाग में रखेंगे और सब इसको लर्न करेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से तब तक के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।